विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग। आज का टॉपिक है चक्रवात साइक्लोन। चक्रवात या साइक्लोन। जब भी आप लिखेंगे मेंस में सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी होता है। डायग्राम को देखिए पहले। बीच में क्या दिख रहा है? निम्न दाब का केंद्र दिख रहा है, लो प्रेशर। अरे लो प्रेशर दिख रहा है, आइसोबार लाइंस दिख रही है ना। ये जो सर्किल बनाए हैं ये आइसोबार लाइंस हैं। तो बीच में क्या है? लो प्रेशर है। उसके बाहर जो प्रेशर दिख रहा है आपको 1003 दिख रहा है, उसके बाद 1005 दिख रहा है, उसके बाद 1007 दिख रहा है, 1009 दिख रहा है, 1011 दिख रहा है ना। समझ में आया? तो मतलब बाहर की तरफ लगातार प्रेशर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। इसलिए हवाएं क्या हो रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं। लो प्रेशर की ओर जा रही है मतलब केंद्र की ओर जा रही है। ठीक है, इसी तरह का बनाना है आपने। एक फिगर बनाना है, इसमें शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र को दिखाना है, कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। ठीक, इसमें मैं बता रहा हूं कैसे लिखा जाता है। चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा चक्रवात क्या होते हैं तो आपने बोलना है चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, लो प्रेशर, जिनके चारों तरफ केंद्राभिमुखी यानी केंद्र की ओर अभिमुख, केंद्राभिमुखी मतलब केंद्र की ओर अभिमुख समवायुदाब रेखाएं विस्तृत होती हैं। केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। फलता परिधि बोलते हैं सर्कमफेरेंस को। परिधि मतलब फलता परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं। परिधि से सर्कमफेरेंस से सेंटर की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होती है। ये ध्यान रखना कि जब हम महासागरीय धाराएं पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? तो महासागरीय धाराएं जब हम पढ़ रहे थे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही थी? वो क्लॉकवाइज चल रही थी। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही थी? एंटी क्लॉक। उसका उल्टा होता है यहाँ पर। चक्रवात जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉक, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलते हैं। मतलब महासागरीय धाराओं का जो चलने का क्रम है उसका उल्टा क्रम कहाँ पर होता है? चक्रवात में देखते हैं। इतना समझ में याद करने के लिए होता है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है, इनका आकार प्राय अंडाकार या वी अक्षर के समान होता है। हम लोगों ने पेपरों में ये क्वेश्चन भी देखे हैं कि चक्रवात का आकार कैसा होता है। इतने भी नंबर मिल गया। एक खाली इतना बताना था कि अंडाकार या वी के आकार का, वी अक्षर के समान होता है। स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 शीतोष्ण चक्रवात, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सबसे पहले शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन। इसके बीच बीच में जो पॉइंट्स होंगे जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हैं वो आपके क्या है? इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन बन चुके हैं, उन पर खास ध्यान देना है आपने। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधों से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। कई बार बच्चों की समझ में यही नहीं आता मध्य अक्षांश क्या होते हैं, उच्च अक्षांश क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम अर्थ पर क्या पढ़ते हैं? अक्षांशों को पढ़ते हैं यानी लैटिट्यूड्स को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम 0 डिग्री लैटिट्यूड पढ़ते हैं। उसके बाद भाई हम 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक जाते हैं? 90 तक जाते हैं। 90 पर एक पॉइंट होता है। नॉर्थ पोल में क्या होगा? एक पॉइंट होगा। ये लाइनें हमने अपनी सुविधा की वजह से, अध्ययन की सुविधा के लिए बनाई हैं। ये लाइनें ये पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है, इमेजिनरी लाइन्स है। तो जैसे मैंने बता दिया कि भाई 10 15 20 ये सब क्या है? लोअर लैटिट्यूड्स है। जब आप जाते हो 40 45 50 ये सब क्या है? मध्य अक्षांश है। और जब हम जाते हैं 70 80 65 तो ये क्या हो गया? उच्च अक्षांश हो गया। समझ में आ गया? 70 80 85 अगर लैटिट्यूड पर कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उच्च अक्षांश बोल रहे हैं। तो ये यही बोल रहा है कि वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधों से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती है उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में
अचानक तेजी से बदलाव आता है। इनके केंद्र से बाहर की ओर स्थित दाब में 10 से 20 मिली एमबी यानी मिलीबार तथा कभी कभी 35 एमबी का अंतर होता है। इनका आदर्श दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर तथा लघु व्यास 1040 किलोमीटर लंबा होता है। डायमीटर, मैंने कहा इनको हम ऐसे बुक्स में पढ़ते तो हैं, लेकिन डायमीटर खुद समझ लीजिए किसी चक्रवात का डायमीटर कितना है। मैक्सिमम जो बता रहा है आदर्श दीर्घ व्यास 1920 किलोमीटर, कितना 1920 किलोमीटर। और अगर लघु व्यास की बात करें तो 1040 किलोमीटर। ये भी क्वेश्चन बना है कि किसी चक्रवात का, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, उसका आदर्श दीर्घ व्यास कितना और लघु व्यास कितना। तो क्रमशः लिखना था 1920 किलोमीटर और 1040 किलोमीटर। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कभी कभी इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि ये लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत हो जाते हैं। ये चक्रवात प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं। अब ये इन लाइनों पे खास ध्यान देना है आपने। पश्चिम से पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। परंतु व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा भी हो जाती है। ट्रेड विंड्स वाला जो रीजन है वहां पर कभी कभी इनकी दिशा कैसी हो जाती है, पूर्व से पश्चिम। गर्मियों में इनकी औसत गति प्रति घंटा 32 किलोमीटर या 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जाड़ों में 48 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसका मतलब जाड़ों में इनकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। गति क्या होगी, ज्यादा होगी। कभी कभी तूफानी रफ्तार से भी आगे बढ़ते हैं। चक्रवात के सामने वाले भाग को अग्रभाग या वाताग्र फ्रंट और पीछे वाले भाग को पृष्ठभाग यानी रेयर कहा जाता है। इन दोनों शब्दों को फिर याद करना है आपने कि चक्रवात के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, तो वाताग्र कहते हैं या अग्रभाग कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, पृष्ठभाग या रेयर कहा जाता है। ठीक है। जैसे ग्लेशियर में भी पूछता है कई बार कि जब वो कंकड़ पत्थर लाता है ना आगे से, मोरेन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बना है। अगला, चक्रवात उत्पत्ति केंद्र एवं जीवन चक्र। चक्रवात उत्पत्ति केंद्र एवं जीवन चक्र। अब चक्रवात का भी जीवन होता है, जैसे किसी भी जीव का होता है कि जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, युवा होता है, प्रौढ़ होता है, उसके बाद बूढ़ा होता है, उसके बाद मर जाता है। ऐसे चक्रवात की भी क्या होती है, एक जीवन चक्र होता है, उत्पत्ति केंद्र होता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न ताप वाली राशियों ध्रुव प्रदेश की शीतल वायु राशि और उष्ण प्रदेश की गर्म वायु राशि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। अब एक समझ लीजिए, ध्रुवों से जब हवा आती है तो कैसी होती है, प्रचंड ठंडी होती है। ठंडी होती है, प्रचंड होती है। कैसी होती है, ठंडी होती है और प्रचंड होती है। अपेक्षाकृत जो 40, 45, 30 से 35, 60 से 65 के आसपास जो हवाएं चल रही होंगी वो कैसी होंगी, अपेक्षाकृत गर्म होंगी। तो इसीलिए बोल रहा कि शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न ताप वाली राशियों यानी ध्रुव प्रदेश की शीतल वायु राशि और उष्ण प्रदेश की गर्म वायु राशि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। शीतोष्ण कटिबंधों में ध्रुवों से आने वाली शीतल वायु और उष्ण प्रदेशों से आने वाली उष्ण वायु दोनों आपस में मिलती हैं। कभी कभी उष्ण वायु का कुछ भाग इनकी सीमा पर पृथक्करण यानी लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी को पार करके शीतल वायु में घुसने की चेष्टा करता है। इसी से वाताग्रों एवं चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इसकी चक्रवातों की हर एक लाइन को आपको याद करना पड़ेगा, अपने मन से नहीं लिख सकते। अभी अगर आप नए हो तैयारी में, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक भाषा को पकड़ना पड़ेगा कि कभी कभी उष्ण वाताग्र से, उष्ण प्रदेशों से आने वाली उष्ण वायु क्या होती है, कभी कभी उष्ण वायु का कुछ भाग सीमा इनकी सीमा पर पृथक्करण यानी लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी को भी आपने क्या करना है खास, ये सब लिखने से नंबर मिलते हैं आपको। लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी को पार करके शीतल वायु में घुसने की चेष्टा करता है। इसी से वाताग्रों, फ्रंट और चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात उत्पत्ति के कुछ केंद्र हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और उत्तर पूर्वी तटीय भाग। उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी तटीय भाग के पास उत्पन्न होकर ये चक्रवात पछुआ हवाओं के साथ पूर्व दिशा में चलते हैं तथा यूरोप के मध्यवर्ती भागों पर पहुंचते पहुंचते
विलीन हो जाते हैं। दूसरा, एशिया के उत्तर पूर्व तथा पूर्वी तटीय भाग में उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में भ्रमण करते हैं तथा अल्यूशियन और उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय भाग तक जाते हैं, जहां पहुंचने पर विलीन हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व दिशा में अक्षांशों के समानांतर चलते हैं। अब सबसे पहले तो आपको अल्यूशियन पता होना चाहिए। अब जैसे ये शब्द आते हैं तो दिक्कत हो जाती है आपको। अल्यूशियन मतलब, अल्यूशियन आपने देखा होगा जब आपका अलास्का पढ़ रहे होते हैं तो एक आपको चेन सी दिख रही होगी नीचे की तरफ जा रही है, अल्यूशियन दिख रहा है, आइलैंड्स की चेन है, अल्यूशियन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपका मन वहां पर पहुंचना चाहिए कि बात कहाँ की कर रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ की कर रहा है? एशिया के उत्तर पूर्व तथा पूर्व तटीय भागों में उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा में भ्रमण करते और अल्यूशियन तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर भाग तक जाते जाते क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। तीसरा, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में उत्पन्न चक्रवात शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय प्रदेशों को पार करते हुए एशियाई टर्की में प्रवेश करते हैं और वहां ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करते हुए उत्तरी भारत में भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। कहां पर? एक चक्रवात की उत्पत्ति से लेकर उसके अवसान तक के इतिहास को चक्रवात का जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल कहा जाता है। यह चक्र 6 क्रमिक अवस्थाओं में संपन्न होता है। अब फिर यूपीएससी कहां से पूछती है? यहां से पूछती है कि चक्रवात के जीवन चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जी 6 अवस्थाएं होती हैं। अब किस अवस्था में क्या होगा वो ध्यान रखना है आपने। पहली अवस्था, प्रथम अवस्था में गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तथा वाताग्र स्थायी होता है। वाताग्र स्थायी होता है। डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठंडी हवा, गर्म हवा कैसे चल रहे हैं? समानांतर चल रहे हैं। ठीक है। दूसरी अवस्था में दोनों हवाओं के एक दूसरे के प्रदेश में प्रविष्ट होने के कारण लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। लहरनुमा वाताग्र का निर्माण। दूसरी अवस्था दिख रही है, डायग्राम दिख रहा है, ऊपर देखिए डायग्राम। हाँ, लहरनुमा वाताग्र का निर्माण होता है। अब क्वेश्चन यही पूछेगा आपसे, लहरनुमा वाताग्र का निर्माण किस अवस्था में होता है? आंसर ठीक है, तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है तथा उष्ण एवं शीत वाताग्रों का पूर्ण विकास हो जाता है। चौथी अवस्था में शीत वाताग्र के तेजी से आगे बढ़ने के कारण उष्ण वृत्तांश संकुचित होने लगता है। पांचवी अवस्था में चक्रवात का अवसान प्रारंभ हो जाता है। छठी एवं अंतिम अवस्था में उष्ण वृत्तांश विलीन हो जाता है और चक्रवात का अंत हो जाता है। फिर पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? उष्ण वृत्तांश संकुचित होता है चौथी अवस्था में। तीसरी अवस्था में चक्रवात का रूप प्राप्त हो जाता है तथा उष्ण शीत वाताग्रों का पूर्ण विकास हो जाता है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि चक्रवात अपना पूरा जो रूप प्राप्त करते हैं वो किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तीसरी अवस्था में। फिर या ये पूछ सकता कि उष्ण और शीत वाताग्रों का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है? आंसर तीसरी अवस्था में। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना ही लिखना है। पीसीएस में मैंने आपको बताया कि ज़्यादा वर्ड लिमिट तो होती नहीं है, 250 शब्दों में समझाना होता है, बल्कि इसमें भी कटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कटिंग करके लिखना होता है। आगे, वायु प्रणाली एवं तापमान। वायु प्रणाली एवं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वायु प्रणाली अभिसारी यानी कन्वर्जेंट प्रकार की होती है। फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वायु प्रणाली किस प्रकार की होती है? आपने बोलना अभिसारी प्रकार की होती है, कन्वर्जेंट प्रकार की होती है, कन्वर्ज होती है यहाँ पर। अर्थात केंद्र में निम्न दाब होता है तथा बाहर की ओर दाब बढ़ता जाता है। अतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, परंतु ये हवाएं सीधे केंद्र में न पहुंचकर कॉरियोलिस बल तथा रगड़ के कारण समदाब रेखाओं को 20 डिग्री से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी संचार प्रणालियां घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाती है। अनुकूल मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुकूल मतलब क्लॉकवाइज हो जाती है। चक्रवात के दक्षिणी भाग में गर्म हवाएं होती हैं, अतः वहां पर अधिकतम तापमान होता है। फिर पूछेगा चक्रवात में अधिकतम तापमान कहां पर होता है? आंसर दक्षिणी भाग में। क्यों होता है? क्योंकि गर्म हवाएं होती हैं।
इसके विपरीत उत्तर पूर्व, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भागों में ठंडी हवाओं के कारण तापमान नीचा होता है, परंतु पश्चिमी भाग में तापमान न्यूनतम होता है। समदाब रेखाएं मुख्य रूप से उत्तर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है। सामान्य रूप से ग्रीष्मकाल में इनका तापमान औसत से कम तथा शीतकाल में औसत से अधिक होता है। फिर चक्रवात से मौसम तथा वर्षा, वायु राशियों तथा तापमान में भिन्नता के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न भागों में मौसम संबंधी अनेक अनियमितताएं पाई जाती हैं। मौसम संबंधी तत्वों में अचानक परिवर्तन से बदलते मौसम का भान होता है। जैसे चक्रवात का आगमन, सबसे पहले पश्चिमी दिशा से आने वाला चक्रवात जब समीप होता है तो पक्षाभ और पक्षाभ स्तरी यानी सीरस और सीरोस्ट्रेटस बादल दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल यानी हालो बन जाता है। ये पहले भी पढ़ा था हमने कि जब बादलों के कारण हालो बनेगा तो इसका मतलब चक्रवात आने वाला है। चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल यानी हालो बन जाता है। वायु का वेग मंद और वायुदाब गिरने लगता है। चक्रवात जैसे जैसे समीपस्थ होने लगते हैं बादल घने और काले होने लगते हैं, तापमान बढ़ता जाता है, बादलों की ऊंचाई कम होने लगती है और वायु की दिशा पूर्वी से बदलकर दक्षिण पश्चिमी होने लगती है। उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा, उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वाम फ्रंट के आने से वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इस वाताग्र में गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है, अतः वर्षा मंद गति से परंतु अधिक देर तक विस्तृत होती है। उष्ण वाताग्र की वर्षा मुख्य रूप से हवा में नमी की मात्रा तथा उसकी अस्थिरता पर आधारित होती है। यदि वायु अधिक आर्द्र और अस्थिर होती है तो वर्षा अधिक होगी। समस्त आकाश मेघाच्छन्न रहता है तथा सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता है। हर जगह प्रकृति ने वर्षा करने के कारण दे रखे हैं। हमारे देश में मानसूनी वर्षा हो रही है, पर्वतीय वर्षा हो रही है, तो भाई ऊपर यूरोप में कहाँ से होगी वर्षा? तो वहां पर चक्रवातीय वर्षा होती है। ठीक है। उष्ण वृत्तांश, वार्म सेक्टर, उसके बाद क्या है? वार्म सेक्टर। उष्ण वाताग्र के गुजर जाने पर उष्ण वृत्तांश का आगमन होता है। मौसम में अचानक तथा तीव्र परिवर्तन हो जाता है। वायु की दिशा पूर्णतः दक्षिणी हो जाती है। आकाश बादलों से रहित हो जाता है। वायु का तापमान शीघ्रता से बढ़ने लगता है। वायुदाब कम होने लगता है। वर्षा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। फलतः मौसम साफ और सुहावना हो जाता है। अब आप देखो ना, आपका क्षेत्र चक्रवातीय क्षेत्र नहीं है। इवन जब आप आपदा पढ़ते हैं चक्रवातों के बारे में नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी आपके पास क्वेश्चन बनेगा मेंस में। क्या होगा? हाँ, अगर आप उड़ीसा में हैं, आंध्र प्रदेश के तट पर हैं, उधर वो चक्रवातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। अभी हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या करेगा वो, जो क्वेश्चन पूछेगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में ज़्यादा पूछता है बजाय कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी तैयार करते हैं क्वेश्चन, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी तैयार करते हैं, और हमें कंफर्म होता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा मेंस में, और पता चला वो एंटी साइक्लोन के बारे में पूछ लेते हैं। इसलिए भाई सब कुछ याद तैयार करके जाना होता है, और ये तैयारी आपकी 1 और 2 महीने में नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? और अभी आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि बकवास है ये सारी चीज़ें, यही लिखकर आप बन सकते हैं अधिकारी। जब आपके पास ये प्रश्न आएगा, कुछ नहीं करना है, बहुत सामान्य सा कार्य होता है, बार बार इसको याद करना। और ये क्वेश्चन है मेंस का, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना क्या कि चक्रवात से मौसम तथा वर्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, लिखनी है, और 250 शब्दों में बड़ा क्वेश्चन बनेगा यहाँ। उष्ण वृत्तांश समझ में आ गया, वार्म सेक्टर। शीत वाताग्र, उष्ण वृत्तांश के गुजर जाने पर शीत वाताग्र आ जाता है, जिसके साथ तापमान गिरने लगता है तथा सर्दी बढ़ने लगती है। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर धकेलने लगती है तथा वायु की दिशा में भी पर्याप्त अंतर हो जाता है। आकाश में पुनः मेघाच्छादन प्रारंभ हो जाता है। मेघाच्छादन मतलब आच्छादित हो जाते हैं, मेघ छा जाते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है? फिर 5वां जो पॉइंट है, शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा। आकाश में काले कपासी वर्षा यानी क्यूमुलस निम्बस बादल छा जाते हैं। तीव्र वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वाताग्र की प्रवणता ग्रेडियंट, वाताग्र की प्रवणता तीव्र होने के कारण गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, अतः मूसलाधार वर्षा
वर्षा मूसलाधार होती है परंतु अल्पकालिक एवं कम विस्तृत होती है। यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये बीच में से पूछेगा जहां पे दिख रहा है आपको, वर्षा मूसलाधार परंतु अल्पकालिक एवं कम विस्तृत होती है। क्यों होती है? क्योंकि शीत वृत्तांश पास ही होता है, शीत वृत्तांश कोल्ड फ्रंट पास ही होता है। इस भाग में तड़ित झंझा यानी थंडर स्टॉर्म का भी आविर्भाव होता है तथा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र एवं अस्थिर होती है तो वर्षा तीव्र होती है। मैं 1998 की बात कर रहा हूँ, 1998, 99, 2099 के आसपास का। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखना प्री का, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। जो जो पॉइंट मैंने पढ़ा है, इतना मुझे याद आ रहा है कि आज से कई साल पहले, 25-26 साल पहले ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। ये वाला कौन सा? बिजली की चमक, बादलों की गरज, दिख रहा है, तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, यही शब्द थे। क्या थे? अब क्या होगा, नया जो एस्पिरेंट होगा ना, उसके लिए कुछ नहीं है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन भाई इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और परेशानी होगी पढ़ने में, मजा थोड़े आएगा, आनंद नहीं आता है याद करने में। शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा, उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा हम पहले पढ़ चुके हैं दूसरे नंबर पे। उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में क्या पढ़ा था हमने, और शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में क्या अंतर है? कुछ दिख रहा है अंतर? क्या अंतर दिख रहा है? अगर मन में ये बिठा लिया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत टफ है, तो नहीं आएगा। और समझा भी नहीं सकता कोई, किसी मौसम विज्ञानी को बुला लो, दिखाई नहीं सकता हो। भाई जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या आपके शिक्षक ने आपको परमाणु बम फोड़ के दिखाया मेज में? फिर भी आपने क्या किया? अरे पढ़ा ना, न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की, न्यूक्लियस टूट गया 2 भागों में, फिर 3 न्यूट्रॉन निकले, अगर उनको कंट्रोल कर दिया तो कंट्रोल चेन रिएक्शन हो गई, और अनकंट्रोल्ड हो गए तो क्या हो गया? परमाणु बम बन गया हो। तो क्या ऐसा करके दिखाया था? लेकिन फिर भी आप साइंस करते हुए चले गए, ग्रेजुएट हो गए, आप पीजी हो गए। ऐसे ही यहां पर भी है भाई। क्या है? तो जिसके समझ में सार आ गया कि करना क्या है तो समझ लो, और जिसने कहा कि नहीं जी कंफर्ट जोन, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, फिर तो गलत लाइन में आ गए आप। ठीक, मैंने कहा उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा और शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में क्या अंतर देखा आपने? यहां पे आपने देखा, जब हम उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा वर्षा मंद गति से परंतु अधिक देर तक तथा विस्तृत होती है। ये पढ़ा लाइन? तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं 2 स्टेटमेंट बना के दूंगा। अगर मैं क्वेश्चन यूपीएससी का पेपर बना रहा होता तो मैं कहता कि उष्ण वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में वर्षा मंद गति से परंतु अधिक देर तक तथा विस्तृत होती है। इतना समझ में आ गया? और इसमें लिखता मैं शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में मैं लिखता वर्षा मूसलाधार परंतु अल्पकालिक एवं कम विस्तृत होती है। क्या होती है? कम विस्तृत होती है। कथन कारण में देता तो मैं इस तरह से क्वेश्चन बनाता कि शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में वर्षा मूसलाधार परंतु अल्पकालिक एवं कम विस्तृत होती है। कारण में लिखता क्योंकि शीत वृत्तांश पास ही होता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। साथ में मैं शीत वाताग्र प्रदेशीय वर्षा में यह भी दे सकता था कि तड़ित झंझा, थंडर स्टॉर्म, बिजली की चमक, बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। यदि ऊपर उठने वाली गर्म वायु आर्द्र और अस्थिर होती है तो वर्षा तीव्र होती है। ये 2 स्टेटमेंट बना के देता और यहीं से आपको क्या मिलता? एक क्वेश्चन मिल जाता। क्वेश्चन बनाना सीखिए, जिसको क्वेश्चन बनाना आ गया समझ लो पेपर निकलने वाला है। अगला शीत वृत्तांश भाई, कोल्ड सेक्टर। शीत वाताग्र के गुजरने पर शीघ्र शीत वृत्तांश का आगमन हो जाता है। मौसम में पुनः अचानक परिवर्तन होने लगता है। आकाश मेघ रहित होकर स्वच्छ हो जाता है। तापमान में तीव्र पतन होता है। वायु दाब में वृद्धि होने लगती है। विशिष्ट आर्द्रता में गिरावट हो जाती है और वायु मार्ग में 45 डिग्री से 180 डिग्री का परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसकी दिशा पश्चिमी हो जाती है। चक्रवात के विलीन हो जाने पर उसके स्थान पर इस प्रकार चक्रवात आने से पहले वाली दशाएं पुनः स्थापित हो जाती हैं।
ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वहां पूछेगा वो आपसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्रीय न्यून दाब क्रोड क्षेत्र को क्या कहते हैं, आंख कहते हैं कि चक्षु कहते हैं। चक्रवात की आंख कौन सी है, जहां पर लो प्रेशर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, उसको आंख बोलते हैं। ठीक है। यह पूछ लेगा भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अभाव का क्या कारण है, तब आपने बोलना कॉरियोलिस बल की कमी। किसकी कमी, कॉरियोलिस बल की कमी। ठीक। अगला पूछेगा वो जैसे हरिकेन कहाँ आते हैं, तो 10 डिग्री से 15 डिग्री, 5 डिग्री से 15 डिग्री। तड़ित झंझा की उत्पत्ति किन मेघों से होती है, तो कपासी वर्षा मेघों से होती है। किससे होती है, कपासी वर्षा मेघ मतलब क्यूमुलस निम्बस। अब ये बता दूं आपको, क्यूमुलस निम्बस भी आज से, ये मत सोचना कि यूपीएससी पहले बहुत आसान से क्वेश्चन पूछती थी, आज से कई साल पहले ये पूछ चुकी है कि तड़ित झंझा के लिए कौन से बादल जिम्मेदार होते हैं, क्यूमुलस निम्बस क्लाउड्स होते हैं। कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन बना हुआ है। एक बार आपको मन में बिठाना पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा, तब आपको आनंद आएगा आंसर करने में। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है शीत वातावरण का ढाल कितना होता है, 1:50 से 1:100। भूमध्य सागरीय जलवायु में अधिकांश वृष्टि कब होती है, तो शीत ऋतु में होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है। मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, अभी आगे चलकर आपने क्लाइमेट वाला चैप्टर भी पढ़ना है। तो हम लोग सोचते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु खाली भूमध्य सागर के किनारे किनारे होती होगी, ऐसा नहीं है भाई। भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी सैन फ्रांसिस्को में भी होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी चिली की राजधानी सेंटियागो के आसपास भी होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी दक्षिण अफ्रीका में केप टाउन के आसपास भी होती है। कहाँ, केप टाउन के आसपास भी होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु आपकी पर्थ में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, पर्थ में भी होगी, और उधर शायद एडिलेड के आसपास भी होगी कहीं। तो चित्र बनाने पड़ते हैं जलवायु में। तो खाली भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के किनारे किनारे तो होती ही है, पर इतना नहीं मानना कि खाली उसके किनारे होती है, अन्य देशों में भी, अन्य महाद्वीपों में भी होती है। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें, आदर्श जलवायु मानी जाती है, मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट। समझ में आया? ठीक है जी। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल, जैसे हम ट्रॉपिकल बोल रहे हैं, कर्क और मकर के बीच में, कर्क और मकर के बीच में, कर्क रेखा, मकर रेखा, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन, कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इन चक्रवातों में समरूपता नहीं होती है, ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं तथा तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। जब तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, चक्रवात के केंद्र में वायुदाब बहुत कम होता है। ये तो हर प्रकार के चक्रवात में वायुदाब क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है। समदाब रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, परंतु इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है। इनका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बनेगा। फिर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि कॉरियोलिस बल की कमी के कारण नहीं पाए जाते। किसके कमी के कारण? कॉरियोलिस बल की कमी के कारण। गर्मियों में इनकी उत्पत्ति अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ के साथ होती है, जबकि यह खिसककर 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती है। भूमध्य रेखा पर कॉरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण ही यहां चक्रवात उत्पन्न नहीं हो पाते। अब ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनना है। कॉरियोलिस बल के कमी के कारण भूमध्य रेखा पर चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर कॉरियोलिस बल तथा पृथ्वी की अक्षीय गति का कारण हवाओं की अवस्था चक्रीय हो जाती है। यूपीएससी ने 2006 में पूछ लिया क्वेश्चन। क्या पूछ लिया? कि भूमध्य रेखा के उत्तर में हवाओं की अवस्था चक्रीय क्यों होती है? तो आंसर था कॉरियोलिस बल और पृथ्वी की अक्षीय गति। अक्ष बोलते हैं एक्सेस को।
क्या बोलते हैं, अपनी एक्सिस पर क्या कर रही है पृथ्वी, घूम रही है। इतना क्लियर हो गया होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के आकार में पर्याप्त अंतर होता है। सामान्य रूप से इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। देखो ना, जब हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने 1920 किलोमीटर से 1040 किलोमीटर पढ़ा। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 80 से 300 किलोमीटर तक होता है। परंतु कभी कभी ये इतने छोटे होते हैं कि व्यास 50 किलोमीटर से भी कम होता है। कितना, 50 किलोमीटर से कम। ये चक्रवात सागरों के ऊपर तेज चलते हैं परंतु स्थलों पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं तथा आंतरिक भागों में पहुंचने पर पहले ही समाप्त हो जाते हैं। चक्रवात हमेशा क्या होगा, तटीय भागों को क्यों प्रभावित करता है, जब तक वो पानी के ऊपर रहेगा तो जो हवाएं हैं वो मॉइस्चर ग्रहण करेंगी और उतनी ताकतवर हो जाएंगी, क्या होंगी, और जब वो हिट करेंगी किसी जमीनी भाग को तो जमीन के तटवर्ती जो क्षेत्र में रहने वाले लोग होंगे, पेड़ पौधे वनस्पति जो भी होगा, उन सबको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। जब पूरा का पूरा चक्रवात जमीन पर आ जाएगा, यानी 80 किलोमीटर व्यास वाला चक्रवात जमीन पर है पूरा, तो वो धीरे धीरे जो मॉइस्चर जो ग्रहण कर रहा था वो सब क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, उसकी ताकत कम हो जाएगी। फिर आगे ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, उसका सिर्फ हवा होगी, उसमें क्या होगी, हल्की फुल्की वर्षा भी होगी। आपने सुना होगा कि उड़ीसा के तट को जी इस चक्रवात ने क्या कर दिया, हिट कर दिया, भयंकर तबाही हो गई। आपका डिसास्टर्स मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन जो मंत्रालय है उसने पहले ही चेतावनी दे दी, और नवीन पटनायक जी वहां मुख्यमंत्री थे। लाखों लोगों को तट से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। सारे मछुआरे जितने भी बस्तियां खाली करवा दी गई, सबको सेफ जगह पर क्या कर दिया गया। वो तूफान आया, नुकसान पहुंचाया उसने, लेकिन जान की हानि नहीं हुई, ठीक है। लेकिन उस चक्रवात की जो बची हुई हवाएं थी, वीक हो गया, उत्तराखंड तक उसका प्रभाव देखा गया। कभी कभी इतने पावरफुल होते हैं चक्रवात, समझ में आया। और ये कैसे दिखेंगे आपको, इसके लिए आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको पैसा खर्च करके अंतरिक्ष यात्री बनना पड़ेगा, वहां ऊपर जाओ, वहां से दिख जाएंगे। कहां से, आजकल जा रहे हैं ना अंतरिक्ष यात्री, बट बिलियंस और मिलियंस में पैसा खर्च करना पड़ेगा, डॉलर में। तो वहां से देखो आप, और या तो फिर साइंस पढ़ो, और स्पेस साइंस में क्या, या फिर तीसरा तरीका और है कि मोबाइल उठाओ और उसमें देखो चक्रवात कैसे होते हैं, तो घूमते हुए दिखाई देंगे आपको, पूरा एक सिस्टम दिखेगा। तो ऊपर सैटेलाइट से जो दिख रहा है आपको, दरअसल वो बादल हैं, वो पूरे क्या हैं, और इतने सुंदर होते हैं देखने में। भाई नुकसान तो पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो प्रकृति की क्या है, वो एक ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे आपको। और आज हमारे ऊपर इतने सैटेलाइट घूम रहे हैं कि वो पहले ही बता देते हैं किस दिन हिट करेगा, किसको, तट को। समझ में आया। आजकल सुन रहे होंगे आप कि पहले ही बता देते हैं कि बारिश होनी है, चक्रवात आना है। तो हमने स्पेस में इतने सैटेलाइट छोड़ रखे हैं, देयर इज नो स्पेस इन स्पेस, स्पेस में स्पेस ही नहीं रहा। और हमने, ये गलत भी है, हमने उन गरीब देशों के लिए जो आने वाले समय में कभी क्या होंगे, अमीर होंगे, मतलब जिस दिन वो प्रगति करेंगे, जैसे माना भूटान है, नेपाल है, और बांग्लादेश है, पाकिस्तान के तो होंगे शायद। तो जब ये क्या करेंगे भाई, एक दिन समृद्ध होंगे ना, ये भी जब अपना सैटेलाइट भेजने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहां जगह ही नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, कचरा है ऊपर, मनुष्य ने सारी जगह कचरा क्या किया है, छोड़ा है। देयर इज नो स्पेस इन स्पेस। चलिए जी, ये चक्रवात सागर के ऊपर तेजी से चलते हैं परंतु स्थलों में पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं और आंतरिक भागों में पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि ये महाद्वीपों के केवल तटीय भागों को अधिक प्रभावित कर पाते हैं। ये विभिन्न गति से आगे बढ़ते हैं। क्षीण चक्रवात 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भ्रमण करते हैं, जबकि हरिकेन खतरनाक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भी तेज चलते हैं। शीतोष्ण, अब ये हरिकेन को अंडरलाइन कर दीजिए, ये आपके किस में आएंगे भाई, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रकार में आएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन में आएंगे। कौन, हरिकेन। शीतोष्ण चक्रवातों की तरह इनमें तापमान संबंधी विभिन्नताएं नहीं होती हैं, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में विभिन्न वातागर नहीं होते। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, कथन कारण में पूछता, क्या पूछता,
मैं पूछता, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में तापमान संबंधी विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ये देता मैं कथन में। क्या देता? तापमान संबंधी विभिन्नताएं नहीं होती हैं। कारण में देता मैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अलग अलग वातागर नहीं होते हैं, अलग अलग विभिन्न फ्रंट नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रत्येक भाग में वर्षा होती है। फिर इंपॉर्टेंट, प्रत्येक भाग में वर्षा को अंडरलाइन करना है। शीतोष्ण चक्रवात की भांति इनमें वर्षा की विभिन्न कोशिकाएं नहीं होती हैं। फिर इसको हाईलाइट करना है कि वर्षा की विभिन्न कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये सदैव गतिशील नहीं होते हैं। फिर अंडरलाइन करना आपने, सदैव गतिशील नहीं, ये विशेषताओं में आएगा आपका। सदैव गतिशील नहीं होते हैं। कभी कभी एक ही स्थान पर कई दिनों तक स्थायी हो जाते हैं और तीव्र वर्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भ्रमण पथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होता है। साधारण तौर पर ये व्यापारिक हवाओं के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। अब फिर अंडरलाइन करना आपने, पूर्व से पश्चिम दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा को हिट करता है ना। बंगाल की खाड़ी किस तरफ पड़ गई? ईस्टर्न साइड में पड़ गई। उड़ीसा किस साइड में पड़ गया? वेस्ट साइड में पड़ गया। तो पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांशों तक भ्रमण दिशा पश्चिमी, 15 से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर, और उससे आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कितने कितने लैटिट्यूड पर क्या क्या। तो भूमध्य रेखा से 15 डिग्री अक्षांश तक भ्रमण की दिशा कैसी? पश्चिमी, 15 से 30 डिग्री तक ध्रुवों की ओर, और उसके आगे पुनः पश्चिमी हो जाती है। परंतु यह चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रवेश होते ही समाप्त हो जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहा होता या लोक सेवा आयोग का क्वेश्चन बना रहा होता तो मैं इसी प्रकार का बनाता कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन कौन से कथन सत्य नहीं है। समझ में आया? इसको हर एक पॉइंट को आपने लर्न करते हुए चलना है। एक भी पॉइंट मिस हुआ तो पेपर के अंदर क्या होता है, 3 तो आते थे जी, चौथे का मुझे पता नहीं था इसलिए उपयुक्त चारों नहीं किए, मैंने 3 ही किए। तुमने 3 किए तो तुम्हारा 0 नंबर। यहाँ पे समस्या ये है ना कि 4 में से 3 चीजें आपको कंफर्म है, चौथी चीज कंफर्म नहीं है। आपको जो कंफर्म था आपने वही लिखा कि 1 2 3 सही है, और दूसरे ने लिखा चारों सही है। दूसरे को पता चारों चीजें सही है, नंबर किसको मिलेगा? तो जिसको चारों चीजें पता है उसे नंबर मिलेगा। जिसको सिर्फ एक चीज पता थी उसको भी 0 मिलेगा। जिसको 2 चीजें पता थी उसको भी 0 मिलेगा। जिसको 3 चीजें पता थी उसको भी 0 मिलेगा। नंबर किसको मिलेगा? तो इसका मतलब क्या मांग रहा कंपटीशन? कंपटीशन क्या मांग रहा? तब आप बाहर आके अपने कॉलर खड़े थोड़े करोगे, मुझे 3 चीजें पता थी लेकिन मुझे ठीक है 0 मिला, लेकिन मुझे 3 चीजें पता थी, मेरे बगल वाले को तो 1 ही पता थी, तो दोनों 0 वाले हुए ना। नंबर किसको मिलेगा? तो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? एक पॉइंट छोड़ा आप बाहर। और अभी क्लास के बाद बताऊंगा मैं करना क्या है, क्या कैसे पढ़ना है इसको। इसको पहले पढ़ना है, बता देता हूं हल्का सा, याद करना है, उसके बाद लिखना है। और कैसे लिखना है, ऐसे नहीं कि एक बार याद किया लिख दिया। अरे भाई सुबह लिखना है, चाय पी रहे हैं शाम को अखबार में लिख लो, जरूरी थोड़ा है कि A4 साइज के पेपर में लिखना है। अचानक से आपने चाय पीते पीते अपने से पूछना कि यार मैंने उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ा था, उसके बारे में मैं कितना जानता हूँ, मैं जानती हूँ, और पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद फिर किताब उठाकर देखो कोई पॉइंट छूटा तो नहीं। तो जब तक आप हर एक पॉइंट को कंफर्म नहीं कर, मतलब हर एक पॉइंट आपका कवर नहीं हो रहा आपके ब्रेन में, इसका मतलब ही कमी है तैयारी। आगे, परंतु ये चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चक्रवात वर्ष की निश्चित समय में ही आते हैं। खासकर इनका समय ग्रीष्मकाल होता है। इस समय ग्रीष्मकाल होता है, शीतकाल में दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सारी विशेषताएं हैं इनकी। ग्रीष्मकाल में आते हैं, शीतकाल में दिखाई नहीं देते हैं, है ना। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभावित क्षेत्र कम होता है। अपनी प्रचंड गति तथा तूफानी स्वभाव के कारण ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्या वहां हम पढ़ रहे हैं कितना, 1920 किलोमीटर, 1040 किलोमीटर व्यास। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम, 80 से 300 किलोमीटर।
देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो मोटे से डरना नहीं और छोटे से कभी लड़ना नहीं, ऐसा बताया जाता है। तो शीतकाल में दिखाई नहीं पड़ते हैं। शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में इनकी संख्या तथा प्रभावी क्षेत्र कम होते हैं। अपनी प्रचंड गति तथा तूफानी स्वभाव के कारण ये चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। एक स्थान पर कई दिन तक स्थायी होकर इतनी भीषण वर्षा प्रदान कर देते हैं कि भयंकर बाढ़ें आ जाती हैं। क्या आती हैं? तटीय भागों में अपार क्षति होती है। तटीय भागों में अपार क्षति होती है। इन चक्रवातों को इनके आकार, स्वभाव तथा विभिन्न विनाशकारी घटनाओं के फलस्वरूप हम अलग अलग भागों में देखते हैं। एक उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, इनके प्रकार हैं ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के। एक हो गया डिस्टर्बेंस, क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, है ना। एक होता है उष्णकटिबंधीय अवदाब यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। एक होता है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और एक होता है टॉर्नेडो, जो सबसे खतरनाक है इसमें। कौन? टॉर्नेडो, जो भैंसों को भी उड़ा देता है ऊपर, इतना पावरफुल होता है टॉर्नेडो। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब ये वाला जो पार्ट है ये आपकी मुख्य परीक्षा में भी काम आ सकता है और प्री में तो आएगा ही आएगा। ठीक, क्या पूछेगा? उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। अब ये आप देखते भी होंगे जाड़ों में आपके यहाँ बारिश होती है, उत्तर भारत में होती है, तो हम बोलते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो रही है। कहाँ से चला जी? कैस्पियन सी से होते हुए वो पाकिस्तान, सब इसको अरब सागर को पार करते हुए क्या हो गया? उत्तरी भारत में पहुंच गया। और क्या हो रही? शीतकालीन वर्षा हो रही होती है। तो उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है वो शीतकाल में वो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जबकि तमिलनाडु में जो बारिश हो रही होती है, विंटर रेनफॉल, वो रिट्रीटिंग मानसून या लौटते हुए मानसून की वजह से हो रही है। इस पर भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। 2 स्टेटमेंट दूंगा, पूछूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, उल्टा कर दूंगा। बोलूंगा तमिलनाडु में, अगर गलत करना होगा मुझे तो क्या लिखूंगा मैं बोलूंगा उत्तरी भारत में लौटते हुए मानसून से, तमिलनाडु में पश्चिमी विक्षोभ से, तो दोनों पॉइंट गलत हो गए। और अगर मैंने बोला उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ से, तमिलनाडु में रिट्रीटिंग मानसून से, तो दोनों सही हो गए, है ना। तो सारा जो सिलेक्शन है वो किस पर? जानकारी पर है आपकी। किस पर है? प्री सिर्फ इसलिए देखा जाता है कि मेंस लिखने के लायक हो भी कि नहीं हो, लेकिन सबसे टफ प्री होता है, मेंस नहीं होता उतना टफ। मेंस में प्रैक्टिस होती है, अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस है तो निकल जाएगा। पर प्री में अगर आपका नॉलेज नहीं है, आप प्री नहीं निकाल सकते, तुक्कों में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अब अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको चारों चीजें।